तो वही लास्ट टाइम हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखे थे। अब उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हमको देखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी। अब सब फालतू चीजें बंद करो, डिस्कशन बंद करो, अब चुपचाप इधर ध्यान दो। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड द एरिया surrounding a given mass, the area surrounding a given mass in which any other unit mass experiences the area surrounding a given mass in which any other unit mass experiences the gravitational force of attraction. The gravitational force of attraction is called as gravitational इंटेंसिटी। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक इलाका है, एक एरिया है सराउंडिंग अ गिवन मास। जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक गिवन मास है जिसकी वैल्यू कैपिटल एम है। इसके आसपास मैंने एक इलाका बना लिया, एक एरिया बना लिया, है ना। इस इलाके में, इस एरिया में अगर कोई भी यूनिट मास घुसेगा, देखो मान लो 1 किलोग्राम का मास यहां पर रखा हुआ है, मैं देखता हूं कि यहां पर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है क्या इस मास के वजह से, तो बोले नहीं हो रहा है। थोड़ा और नजदीक लाओ, यहां रखो, हुआ क्या, नहीं। थोड़ा और नजदीक लाओ, यहां रखो। जैसे इस बॉर्डर को आप क्रॉस करते हैं या इस बॉर्डर पे आप आते हैं तो आप क्या देखते हैं, हल्का सा आपको यहां पर अंदर की तरफ क्या फील हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है। मतलब यहां से इसका इलाका शुरू होता है इस मास का, कि अगर इस इलाके में अगर कोई भी मास घुसेगा, इस इलाके में अगर कोई भी मास घुसेगा तो ये वाला गिवन मास क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस इलाके को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड। आई बात समझ में, इस इलाके को क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगला हमारा जो टॉपिक आएगा या अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। The gravitational force experienced by a unit mass when placed in the gravitational field of a given mass is called as gravitational field intensity is called as gravitational field intensity. तो भैया ग्रेविटेशनल, ओह सॉरी इसमें फोर्स रह गया,
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन मेरे डेफिनेशन को गौर से, तो मैंने यूनिट मास को अंडरलाइन किया है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बोले कैसे समझानी, देखो मान के चलो ये मेरे पास एक गिवन मास है और यहां पे है ना, मैं यहां पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेता हूं। इस इलाके में अगर कोई भी मास घुसेगा तो वो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा है कि चलो मान लो कि इससे कुछ दूरी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से पॉइंट पी पे मैंने यहां पर 1 किलोग्राम का मास रखा है। कितने का, 1 किलोग्राम का। तो अब ये वाला मास इसको जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहेंगे। बोले कैसे, अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहेगा G कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डिस्टेंस, मान लो यहां से लेकर यहां तक का R है तो R का स्क्वायर, यानी कि सिंपली I इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अब अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब ऐसा है कि आप सोचेंगे सर आपने ये 1 किलोग्राम क्यों लिया, कोई और दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप बोलते हैं ये इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आप फोर्स बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो इन दोनों का होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, हाँ या ना, है ना। अच्छा चलो मान लो कि मैंने कहा दो मासेस है, थोड़ी देर के लिए देखो M1 M2, और अगर मैं बोलूंगा कि ये इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। अच्छा एक बात बता, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, ये फोर्स किसका है, M1 M2 को जो खींच रहा है उसका है, M2 M1 को जो खींच रहा है वो उसका है, या दोनों एक दूसरे को जो खींच रहे उसका है। मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी इस फोर्स में कंट्रीब्यूशन दोनों मासेस का है। ये जो फोर्स, ये जो ताकत बता रहा है आपको, फोर्स जो वैल्यू बता रहा है, ये दोनों मासेस की बता रहा है, हाँ या ना। मगर मुझे क्या करना है, मुझे तो वो सिर्फ एक मास का कैलकुलेट करना है, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि अरे वो छोड़, वो कितनी ताकत से खींच रहा, मुझे वो नहीं देखने का है। मुझे क्या करना है, ये कितनी ताकत से खींच रहा वो देखना है। जो कि आप फोर्स बता रहे हो 10 न्यूटन, है ना, आप फोर्स बता रहे हो जो 10 न्यूटन, तो बोले ये जो फोर्स है उसमें शुमार, उसमें कंट्रीब्यूशन इन दोनों मासेस का है। मुझे तो उसमें देखना है कि सिर्फ इस मास का कंट्रीब्यूशन कितना है। समझ रही आप बात को, समझेगा आपने, है ना। वो जो फोर्स है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि भाई चलो ठीक है, एक रस्सी मैंने मान लो 2 लोगों को दे दिया, है ना। मान लो एक रस्सी मैंने रईस को दे दिया, रस्सी का एक एंड, और एक रस्सी मैंने पकड़ लिया, है कि नहीं। अब रस्सी हम दोनों खींच रहे इस तरह से, है कि नहीं। अब होगा क्या रिजल्ट में, रईस भी अच्छा हट्टा कट्टा है ना, अब मैं तो हुच, है ना। तो अब होगा क्या भाई, ऐसा रस्सी खींचने की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, इस तुमको क्या लगता है यहां पर फोर्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन है कि सिर्फ अकेले मेरा ही कंट्रीब्यूशन है ना। मतलब ये जो रस्सी में जो टेंशन आया होगा, तनाव जो आया होगा, उसकी खींचने की वजह से भी आया, मेरे खींचने की वजह से भी आया। मगर मैं बोलूंगा उस तनाव में अगर मान लो रईस नहीं खींचता, रईस अगर नहीं खींचता, मैं अकेला खींच रहा होता, तो उसमें कितना तनाव आता था, उस रस्सी में कितना टेंशन आता था, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो बात वही है कि मान लो कि ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे, खींच रही, जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन है। मैं बोलूंगा मान लो ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, ये एकदम लुल है, ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, और सिर्फ ये अकेला अट्रैक्ट कर रहा। तो जब ये अकेला खींचेगा उसको अगर, तो वो कितने फोर्स से खींचेगा, अगर मुझे वो निकालना रहा, तो बोले वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो बोले ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इसके फोर्स को या इसके फोर्स को मैं तकरीबन नेग्लिजिबल कर डालूं। आप बोल रहे होंगे सर इसके मास को 0 ले लो। अगर मैंने मास 0 लिया तो पूरा फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो वो नहीं ले सकते। तो क्या लो, 1 लो, है ना। 1 एक ऐसी वैल्यू होती जो मिलकर भी पार्टिसिपेट नहीं करती, है कि नहीं। जैसे भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ही होता, मतलब वो हो के भी नहीं के बराबर है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि भैया एक काम करो कि वो मास जो है ना दूसरा वाला, उसकी वैल्यू 1 कर दो, क्यों कि वो होकर भी नहीं के बराबर हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो इसीलिए अपन ने उसको 1 रखे,
तो भाई ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जो ये फोर्स की वैल्यू आई, ये फोर्स ही है, ये फोर्स ही है, मगर अब जो ये वैल्यू आई है वो सिर्फ इस वाले की आई है, ये इस वाले की है कि भैया ये वाला मास है ना, यहां कोई भी पड़े हुए मास को कितने फोर्स से खींचेगा। बात समझ रहे हैं आप, है ना। ये जो I इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया, भले यहां 2 किलो का हो दो, भले यहां 4 किलो का हो दो, ये भले यहां 5 किलो का हो दो, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, मालूम है उस फोर्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, मगर सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान के चलना कि अगर मैंने यहां 1 किलो की जगह 10 किलो का रख दिया, और मैं तुमसे पूछूंगा भैया बताओ कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस मास की वजह से इस जगह पे कितनी होगी, इस मास की वजह से इस जगह पे कितनी होगी। आप बोलेंगे देख रहे भाई सिंपल सी बात, जी ये वाला मास अपॉन ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको क्या है वहां रखा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यही मास को लेना है। आई बात समझ में कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं इसकी ताकत को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सिंपली डेफिनेशन में ये कहा गया है, तुम देखो बस सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप क्या करो 1 किलो का मास रख दो, क्योंकि जब वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होगा तो उसको कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे वैसे रहेगा। तो इसीलिए ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया I इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। अब अगर इसका SI यूनिट अगर देखा जाए SI, अच्छा एक मिनट रुको। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, आपने इस बार 1 किलो का मास रखे थे, मान लो मैं 1 किलो के मास की जगह यहां पर स्मॉल m किलो का मास रख रहा हूं, जिसकी वैल्यू शायद से 1 किलो से थोड़ी हटके होंगी, 4-5 किलो हो सकती है, आधा किलो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं बोलूंगा अच्छा अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो बोले यार ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कितना होगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर होगा, है ना। मैं बोलूंगा यार मगर मुझे कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पॉइंट P पर, किसके वजह से, मास कैपिटल M के। तो बोले यार वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, अरे कोई खास बात नहीं है, तो एक काम कर, ये स्मॉल m को इधर ला ले, हाँ चलो ला लिया, तो बचेगा क्या, gm अपॉन आर स्क्वायर। देख ये वाला फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला बना ना, तो मतलब भाई इसको भी तुम क्या कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या है, सिंपल सी बात, इस बात को समझो, ये मास कैपिटल M, ये मास स्मॉल m, ये मास कैपिटल M, ये मास स्मॉल m, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F। अब मुझे यह जानना है इस मास कैपिटल M के वजह से इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, क्या निकालना है, इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो वो कैसे निकालूंगा, अरे बहुत सिंपल, तुम इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो तुम, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लो। आई बात समझ में आपको, हाँ जी कैलकुलेट कर लिए। हाँ अब आपको करना क्या है, जिस जगह इंटेंसिटी निकालना है, इस जगह की इंटेंसिटी निकालना है। अगर वहां कोई दूसरा मास रखा हुआ है, 1 किलो से हटके कोई मास रखा है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करो, इस मास की वैल्यू से क्या करो, डिवाइड कर डालो, है ना। आपने क्या करें, यहां पर मैंने बोला यहां कैपिटल M है, यहां स्मॉल m है, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। मुझे तो क्या चाहिए था, यहां का इंटेंसिटी है कि इस जगह की वर्ड याद रखना, इस जगह की, मतलब मैं जगह के बारे में पढ़ रहा हूं, इस जगह की इंटेंसिटी चाहिए थी। तो इस जगह की इंटेंसिटी चाहिए तो क्या करूं मैं, अरे कुछ नहीं बेटा, पहले एक काम कर, तू ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ले। हाँ निकाल लिया मैंने F। अब उस जगह पे अगर कोई मास रखा हुआ है, वो 1 किलो का नहीं है तो भी चलता, कोई बात नहीं, तू क्या कर, उस मास की वैल्यू से उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अगर वो 10 किलो का मास रखा हुआ है यहां पे, तो 10 से डिवाइड कर दे। अगर 100 किलो का मास रखा है वहां पे, 100 से डिवाइड कर दे, तो तेरा फॉर्मूला आ जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वही इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। फिर अगर कोई ज्यादा डिटेल में सोचता है तो अगर वो ये भी पूछ सकता है कि अच्छा सर अगर ऐसा उल्टा करूं तो मैं, बोले कैसा उल्टा, मुझे इस मास के का इंटेंसिटी निकालना है यहां पर, इस मास का इंटेंसिटी निकालना है यहां पर, तो अब मैं वो कैसे करूंगा, अरे बहुत सिंपल है, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू जी कैपिटल, सॉरी F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, वो आएगा जो भी आएगा, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इंटेंसिटी कहां पर, इस जगह पर,
किसके वजह से? स्मॉल m की वजह से। तो जहां पर निकालते हैं, जहां पर, जिसकी वजह से नहीं, हां, जहां पर निकालते हैं, यहां इंटेंसिटी निकाल रहा ना मैं अगर, तो यहां अगर मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, तो यहां अगर कोई मास है तो मैं क्या करूंगा, उस मास से इसको डिवाइड कर दूं। तो इसके वजह से यहां पर F बाय कैपिटल M, इसके वजह से यहां पर F बाय स्मॉल m। समझ में आ रहा खेल है ना? कोई भी रैंडम कुछ भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसा देता हूं मास, एक मास इस तरह से दिया m1 और एक मास दिया m2, मैं बोला इंटेंसिटी I1 निकालो, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर ड्यू टू m1, ड्यू टू m1। तो अब क्या लिखना चाहिए मुझे? F अपॉन m2। वेरी गुड, F अपॉन m2। इसके वजह से यहां पर, इसके वजह से यहां पर, इसके वजह से ये है ना, यहां पर कितना होना चाहिए इंटेंसिटी? अगर आप यहां इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहिए तो रूल के हिसाब से तो यहां 1 किलो का मास होना चाहिए, रूल के हिसाब से 1 किलो का मास होना चाहिए, मगर 1 किलो का मास नहीं है। अब क्या करें, रूल ब्रेक हो रहा, अरे कोई बात नहीं, दोनों को फोर्स निकाल, दोनों के बीच में, कहां निकाल लिया। अब एक काम कर, इसके मास से डिवाइड कर दे, तो इसके मास से डिवाइड करेंगे ना तो अपने आप ये कट जाएगा फिर, है कि नहीं? तो इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जा सकता है। अब अगर आपने ये पॉइंट चीजें देखा तो इसके बेसिस पे आप इजीली बता सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या आएगा। एसआई यूनिट क्या रहेगा बेटा? न्यूटन पर किलोग्राम। फोर्स का न्यूटन, मास का किलोग्राम। अच्छा ठीक है बेटा, डायमेंशन क्या रहेगा? न्यूटन का क्या होता है? m1 l1 t-2 अपन किलोग्राम का क्या होता है? m1, तो वो हो जाएगा सिंपली l1 t-2 या m0 l1 t-2 बोल सकते हैं आप। आई बात समझ में? ओके। अब एक पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना बेटा आपको, ये मैच द पेयर्स में एक बार आया था, उसने आपको डायमेंशंस पूछा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैच द पेयर्स के फॉर्म में पूछा था उसने। तो ये इस तरह से डायमेंशंस का मैच द पेयर्स या यूनिट का भी मैच द पेयर्स दे सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखना, हर एक जो आप क्वांटिटी पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन प्रॉपर तरीके से याद रखना आपने, ठीक है ना? चलिए लिखिए फटाफट। चलिए अब हमारा अगला टारगेट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग टाइप की बॉडीज के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, हमें ये स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहला है पॉइंट मास। ये है पॉइंट मास। तो एक छोटा सा पॉइंट मास है से कैपिटल M, वहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, वो दूरी कितनी है यहां पे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे है वो। तो आपको पता लगाना है कि इस मास के वजह से इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। यानी कि यहां पर अगर कोई एक किलोग्राम का मास रखा जाए तो उसे अपने कितनी फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, इट विल बी I इज इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। आई बात समझ में? और ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, I वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, क्योंकि यहां पर r स्क्वायर है, इनवर्स रिलेशन है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और यार जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें होगा मगर बहुत आगे जाके होगा, थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट मास के लिए। दूसरा स्फेरिकल शेल के लिए। तो भैया देखो, ये स्फेरिकल शेल, यहां है एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है कैपिटल R, ये पॉइंट O का सेंटर है, और यहां से कुछ दूरी पे एक मैंने पॉइंट लिया है, से पॉइंट P।
ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। इस स्फेरिकल शेल का मास जो है वो कैपिटल एम है। तो इसमें देखो 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस कि यहां पर जो है आपका स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। पहला केस ये आता है कि यहां पर जो पॉइंट पी है वो बाहर है शेल के, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, तो आई आउट भी बोल सकता हूं मैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर मैं बात बोलूंगा दूसरा क्या सेकंड केस क्या हो सकता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, मतलब समझा नहीं। बोले आप इस स्फेरिकल शेल के वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे, हाँ, तो ये 0 था, सॉरी ये था कितना, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा यहां कितना रहेगा। अब अगर मैं यहां से यहां ले रहा हूं तो तुमको नहीं लगता कि यहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। स्मॉल आर है वो डिस्टेंस जहां मुझे कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ शेल है, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो यहां पर अगर सिचुएशन ऐसी आती है, यानी सरफेस पे बोल रहा हूं मैं, कहने का मतलब ये हुआ सरफेस पे, तो वो कैसा हो जाएगा, जी कैप एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ, आप शेल के अंदर घुस गए, है ना। अब अंदर क्या है, बोले अंदर तो खाली जगह है, कोई है नहीं उसको अंदर खींचने के लिए। तो अब यहां पर मैं बोलूंगा फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आई विल बी 0, आई इनसाइड बोल सकता हूं मैं, और इवन सेंटर पे भी वो आपका 0 ही रहेगा, सेंटर पे भी वो 0 ही रहने वाला है। और अब अगर मैं कहूं ठीक है भैया ग्राफ प्लॉट करके बताओ आई वर्सेस आर का, ये आई है, ये आर है, ये डिस्टेंस है, ये 0 से यानी सेंटर से स्टार्ट हो रहा, जैसे 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 आप दूर जा रहे, ये आर बढ़ते जा रहा, एक स्टेज आएगा जहां पर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, है ना। तो भाई अब ऐसा है कि भैया यहां से कैसा आएगा ग्राफ, फिर तो मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आई वर्सेस आर का, शेल के लिए। आगे सॉलिड स्फीयर भी आएगा, वो भी ऐसा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो भैया इनसाइड ये इस रीजन में कुछ भी नहीं आया ग्राफ। बोले क्यों ग्राफ नहीं आया, क्योंकि इनसाइड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो 0 होता है, आई इन इक्वल्स टू 0। तो यहां है ही नहीं ना कुछ, ग्रेविटेशन फील्ड है ही नहीं अंदर यहां पर, तो इसीलिए 0। हाँ, ये कैपिटल आर के बाद आपको ग्रेविटेशन फील्ड मिलती है, और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड कहां मिलती है आपको, सरफेस पे। जैसे 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 आप दूर जाएंगे वो कम होते आती है। तो मैं आई आउट यहां कह सकता हूं, आई आउट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, दैट्स व्हाई। तीसरा, सॉलिड स्फीयर। Once again, point O, radius capital R, ये point P, which is at a distance of small r। फिर से वही बातें, अगर मान लो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या वही फॉर्मूला आएगा जो पहले था, GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अगर स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R रहा तो क्या, यानी सरफेस पे, तो GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तीसरा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी कि इनसाइड। हाँ, अब यहां क्या रहेगा, इस बार 0 नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला 0, भैया सॉलिड है, अंदर मटेरियल है ना। पिछली बार क्या था, जब तुम अंदर घुस गए तो तुमको यहां से अंदर खींचने वाला और कोई मटेरियल नहीं था, सेंटर तक खींचने वाला कोई मटेरियल नहीं था, खाली जगह थी ना, मगर ये भरी हुई है इस बार। तो इस बार ये आपका 0 नहीं होने वाला। तो फिर इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा, तो हम प्रूफ पे ना जाके डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टडी कर रहे हैं, तो GM इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब, GM इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, ये रहने वाला है। और अगर मैं जाता हूं, देखो ये तो बाहर था, सरफेस पे था,
और एक चौथी चीज यहां पर एक और आ जाएगी सेंटर को लेकर, सेंटर पे वो 0 हो जाएगा क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं I वर्सेस R का, ये I है, ये स्मॉल r है, ये 0 है, ये कैपिटल R है, तो मैं देखूंगा भैया ये पहले तो ग्राफ ऐसा सीधा बढ़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि अंदर देखो ना तुम, क्या नजर आ रहा है कि इनसाइड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। इनसाइड अंदर की तरफ आप अगर आप देखेंगे यहां अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, क्योंकि देखो तुम्हारे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल R ये कांस्टेंट है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है स्मॉल r पे। तो स्मॉल r बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसीलिए वो सीधे सीधे ग्राफ आ रहा था। मगर मैं जब सरफेस पे पहुंचा तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी, और जैसे ही बाहर निकला तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये ऐसा। तो मैं लिख सकता हूं I out इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, लिख लीजिए। आई थिंक पहला सभी का हो गया होगा। फिर चौथा रहेगा आपका सर्कुलर रिंग। तो देखो भैया हमारे पास सर्कुलर रिंग है, यह है सर्कुलर रिंग जिसका मास कैपिटल M है। रेडियस कैपिटल R, स्मॉल r, और एक पॉइंट है, पॉइंट P, जो सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर है। कहां पर है? एक्सिस पे। अगर ये रिंग है तो ये सेंटर से एक लाइन खींचो, ये पॉइंट P है, ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, और ये रिंग का रेडियस कैपिटल R है। तो बोले भैया अब बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा? तो अब यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगा Gm इंटू स्मॉल r, कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² रेज़्ड टू पावर 3/2, कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² रेज़्ड टू पावर 3/2। और अब अगर मैं बात करूं सेंटर की, सेंटर पे मतलब मैंने मान लो ये यहां ले लिया, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 0। लिखिए। अब अगला टॉपिक हमारा है जीरो इंटेंसिटी पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक मास है से m1 और दूसरा मास है से m2। m1 इज नॉट इक्वल टू m2, m1 और m2 की वैल्यू सेम नहीं है। अब ऐसा है कि मैं ये ढूंढ रहा हूं कि इस बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे 1 किलोग्राम का मास अगर मैं रखूं तो ये दोनों मासेस उसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, मगर इक्वल फोर्स से खींचेंगे। कितने? इक्वल फोर्स से खींचेंगे। तो मान लो ये वो पॉइंट है O, जिसे मैं न्यूट्रल पॉइंट कह सकता हूं।
यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको आर मानना है, आर मानो, डी मानना है, डी मानो, जो मानना है मानो, आर पकड़ लो। ऐसा m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। ओके, और मैंने ढूंढ के निकाला और एक पॉइंट मुझको मिला O। जब यहां पर मैं कोई भी मास रखूं, 1 किलो क्या कोई भी मास रखूं मैं, तो भैया ना उसको इधर ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा ना इधर हो रहा। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर रहे, मगर जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से ये इसको अपनी तरफ खींच रहा, उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट O पर नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, 0। तो मैं बोलूंगा चलो मान लो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x है, तो फिर ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, r माइनस एक्स बेटा, है ना, r माइनस एक्स। तो मैं यहां लिखूंगा एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, 0। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट मास प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेकेंड मास, ये सब मिलाकर क्या होता है, 0। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट मास is equal and opposite in direction to the gravitational intensity due to the second mass। अब मैं यहां लिख सकता हूं therefore I1 is equals to I2 in magnitude। तो मैग्नीट्यूड में मैं इन दोनों को सेम बता सकता हूं, भले ही डायरेक्शन में अलग अलग है, भले ही डायरेक्शन में ये ऑपोजिट है, मगर मैग्नीट्यूड में कैसे है, सेम। तो अगर ऐसी बात है तो मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा डिफाइन करके ऐसा लिखूंगा भाई, देयरफॉर gm1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू gm2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि भैया इस मास के वजह से इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, gm1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस मास की वजह से इस जगह पे इंटेंसिटी क्या आएगी, gm2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये g गया, ये g गया। अच्छा अब आगे क्या, स्क्वायर रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन r माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r इंटू अंडर रूट ऑफ m1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ m1 इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ m2। इसको इधर लेके जाओ, r इंटू अंडर रूट ऑफ m1 x इंटू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस x इंटू अंडर रूट ऑफ m2, r इंटू अंडर रूट ऑफ m1, इसमें से x कॉमन निकालो, अंडर रूट ऑफ m1 अंडर रूट ऑफ m2। x को छोड़कर सबको उधर भेजो, फिर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, r इंटू अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2, है ना। तो ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आया फ्रॉम मास m1। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मान लो कि ये डिस्टेंस, मैं मान लो कि इसको अगर मैंने r1 बोला और ये डिस्टेंस को मैंने r2 बोला, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, r1 इज इक्वल्स टू r अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 एंड r2 इज इक्वल्स टू r अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो ये हमारे पास जीरो इंटेंसिटी पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब तुम्हारे को देखो कैसा है, तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो न्यूट्रल पॉइंट्स, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आसान है, कुछ खास नहीं है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप इस तरह से इंटेंसिटीज को इक्वेट करो और वहीं कैलकुलेट कर लो,
है ना। जनरली मैं ज़्यादातर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आता तो मैं ये करता हूँ, मैं डायरेक्ट ये प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। तो देखो अपन एग्जाम्पल्स तो आएंगे जब अपने सामने, तो अपन देखेंगे उसमें कि कौन सा फिट बैठता। ठीक, तो यहाँ हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इससे रिलेटेड आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल पार्ट जो है हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं इसका, जो कहा जाएगा। ठीक, अब देखो आप थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा था कि मॉड्यूल में से केपलर्स लॉ सॉल्व कर लो जितना हो सके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल जो पहला वाला जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आई थिंक वो आपको कर देना चाहिए। और अब ये धीरे धीरे इंटेंसिटी की तरफ बढ़ो। मॉड्यूल में शायद ये आपको लास्ट में मिलेगा, कि मॉड्यूल जो है मैंने डिज़ाइन किया था बहुत पुराने सीक्वेंस के हिसाब से, सिलेबस जो था पहले उसके सीक्वेंस के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया था, तो वो उसमें लास्ट आता था, तो इसी वजह से वो लास्ट में है ना, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना रह गया मेरा। तो आपने थोड़ा ध्यान से कर लेना, आप देख लेना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। पहले तो न्यूटन्स लॉ, पहले तो पहला टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस पर फोकस करो। पहले केपलर्स लॉ करेंगे, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर जाना इंटेंसिटी में। कोशिश ये करना कि जितना आपका जैसा जैसा सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ आप मॉड्यूल कंप्लीट करने की कोशिश करो। मतलब मान लो कि 10 तारीख को या 15 तारीख को, अपना 15 तारीख पकड़ लो, ग्रेविटेशन चैप्टर मुकम्मल हो गया, तो हार्डली तुमको 17-18 तारीख बहुत हो गया, 20 तारीख से आगे नहीं। ये रखना कि भैया तुम्हारा ये मॉड्यूल में से तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। इस बात की थोड़ी सी ध्यान में रखना थोड़ा। मैं और भी दूंगा आपको स्टडी मटेरियल, आपको बहुत अच्छे से जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस करना है ना। मेरे पास मटेरियल बहुत है देने को, आपको प्रैक्टिस करना है उस लेवल पे, है ना। अगर आप उस पर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपके टारगेट से। ठीक है।